नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। यहाँ पर हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में। इससे पहले हम छोटे छोटे ग्रुप्स को कवर कर चुके हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स टारगेट क्या होगा, एक्शन कैसा होगा, क्या ये स्टैटिक होंगे या साइडल नेचर के होंगे, सारी चीज़ें आप अपने मन से ही आंसर दे सकते हैं अगर इन सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज में समझा दिया जाए। सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है यह हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। उसी से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पर बात करेंगे और कुछ इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे। इसे कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के साथ और एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स का एक बार फिर से टारगेट हम रिकॉल कर लें। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं उसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स और मोनोबैक्टम्स ये 4 बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम वैंकोमाइसिन के बारे में बात करेंगे, डेप्टोमाइसिन के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं, ये भी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है किस तरीके से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पर पता होना चाहिए, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स। अब सवाल यह है कि बीटा लैक्टम्स में मोनोबैक्टम सबसे अलग कैसे है। तो ध्यान देने वाली बात है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और कार्बापेनिम्स में डबल रिंग्स होते हैं जबकि मोनोबैक्टम नाम से स्पष्ट इसमें सिंगल रिंग होता है। क्या बेनिफिट मिलेगा आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके भीतर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको टारगेट करते हुए बहुत सारे ड्रग्स बनाए गए जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसमें 50S सब यूनिट को इनहिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स जिसमें मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड, स्ट्रेप्टोग्रामिन, क्लोरामफेनिकॉल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आगे ये सारे हमारे स्टडी का पॉइंट होंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। 30S पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और टीरेसाइक्लिन के लेवल पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे इनके लेवल पर। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस या फंक्शन को प्रभावित करने वाले, तो इसमें डीएनए गायरेज इनहिबिटर, क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ट्राइमेथोप्रिम, सल्फा मेथॉक्साजोल के लेवल पर भी हम लोगों ने सल्फा ड्रग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये भी टारगेट हमारा कवर हो चुका है। फोलेट सिंथेसिस के बाद फ्री रेडिकल्स के द्वारा जो एंटीबायोटिक्स अपना फंक्शन दर्शाते हैं उसमें मेट्रोनिडाजोल और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के बारे में हम लोगों ने क्विनोलोन्स के साथ ही स्टडी कर लिया था। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। हमने ओवरऑल मोटे तौर पर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और फंक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है। प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हमने पहले बात कर लिया था। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ डबल रिंग होती है, मोनोबैक्टम में सिंगल रिंग बनाने का प्रयास किया गया। क्या बेनिफिट मिलेगा हम मोनोबैक्टम्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बीटा लैक्टम्स चूंकि प्रोटीन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, बीटा लैक्टम्स सेल वॉल की सिंथेसिस को डैमेज करेंगे यानी बैक्टीरिया को मारने का काम कर देंगे। ये आप समझ सकते हैं। ये सभी के सभी ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिटर होते हैं जिसमें हम पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स और मोनोबैक्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पर आधारित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो मोनोबैक्टम की डिजाइनिंग की गई थी वो इसी बात को फोकस करके की गई थी कि अगर किसी पेनिसिलिन के प्रोडक्ट से एलर्जी है तो बाकी सभी ग्रुप से भी एलर्जी हो जाती थी क्योंकि सभी में बेसिक रिंग स्ट्रक्चर एक जैसे थे। मोनोबैक्टम में सिंगल रिंग डेवलप कराने का जब प्रयास किया गया तो देखा गया क्रॉस रिएक्टिविटी इसमें नहीं मिल रही थी। बाकी क्रॉस रिएक्टिविटी इन तीनों में देखने को मिलती है। किसी एक के लिए अगर एलर्जी है तो दूसरों के लिए भी एलर्जी मिल जाएगी, ये कंफर्म होता है। लेकिन मोनोबैक्टम सिंगल रिंग रखने के कारण क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं दर्शाता है। लाइनेजोलेट, इसके लिए खास बात यह है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। लेनेजोलिड हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन का इसका फंक्शन होता है। जब हम बात करते हैं सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करने की तो समझ में आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। यानी शुरुआती दौर में जो पेनिसिलिन जैसे ड्रग्स बनाए गए थे, सेफेलोस्पोरिन जैसे ड्रग्स बनाए गए थे, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही फोकस करके बनाए गए थे। बाद में चल करके उनका स्पेक्ट्रम बढ़ाने का प्रयास किया गया, उनके स्ट्रक्चर में इस तरीके से परिवर्तन किया गया कि वो ग्राम नेगेटिव पर भी काम कर सके, जैसा हम आगे स्टडी करने वाले। ध्यान देने वाली बात है कि लिनेजोलिड सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही काम करता है। ये बड़ी बात है।
लिनाजोलिड केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए काम करता है और वो सेल वॉल सिंथेसिस को प्रभावित नहीं करता, वो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रभावित करता है। वो 50S सब यूनिट को प्रभावित करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करता है। आगे चल करके हम स्टडी करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि लिनाजोलिड ग्राम पॉजिटिव पर तो काम करता है, नए ड्रग डिजाइनिंग का मेंबर है, लेकिन इसको 10 डेज से बियॉन्ड नहीं देना चाहिए, 10 दिन से ज्यादा नहीं देना है। इसमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 10 दिन से ज्यादा क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये हेमाटोटॉक्सिसिटी दर्शाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। आगे जब हम स्टडी करेंगे तो बात करेंगे किस तरीके से हेमाटोटॉक्सिसिटी लिनाजोलिड की वजह से डेवलप होता है। चलते हैं सबसे शुरुआती पेनिसिलिन की बात करते हैं, पेनिसिलिन जी की बात करते हैं। ये एक्वस पेनिसिलिन है जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। शुरुआती दौर में यह सिफिलिस जैसे मामलों में बहुत ही बेहतर ड्रग साबित हुआ था। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बहुत सारे मामलों में इसको जब दिया गया तो बहुत ही ट्रेमेंडस इफेक्ट इसके देखने को मिले थे, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर और रिसर्च किया गया तो हमारी उम्मीदें और बढ़ी। यह देखने की कोशिश की गई कि यह तो बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, क्या इसको लॉन्ग एक्टिंग बना सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ लोगों में एलर्जी डेवलप हो रही है तो क्या उससे हम बच सकते हैं? क्या यह ड्रग आईवी रूट से या इंजेक्टेबल रूट से देना पड़ रहा था तो क्या हम इसे ओरल रूट से डेवलप कर सकते हैं? क्या बहुत सारी संभावनाओं की ओर पेनिसिलिन की डिस्कवरी ने आगे चल करके साइंटिस्ट के सामने उम्मीदें बांधी। तो आगे चल करके देखा गया लॉन्ग टी हाफ वाले पेनिसिलिन ग्रुप के ड्रग्स कैसे डिजाइन किए गए। इसके अलावा यह देखने की बात थी कि इसको किस तरीके से ओरली दिया जा सकता है, क्या ऐसी स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाए जिसके कारण ये इंजेक्टेबल रूट से न देकर के ओरल रूट से दिया जा सके। इसके अलावा इसकी एलर्जी कम से कम हो, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बहुत सारे इनोवेशन किए गए। तो देखते हैं शुरुआती जो था पेनिसिलिन जी, उसे एक्वस पेनिसिलिन कहा जाता है, बेंजाइल पेनिसिलिन कहा जाता है। बहुत शॉर्ट एक्टिंग था, बहुत स्पेसिफिक मामलों में ही था, लेकिन उस समय सिफिलिस जैसे मामलों में बहुत ही पॉपुलर ड्रग रहा। इस तरीके के बहुत सारे प्रचार उस समय हुए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को केवल 4 घंटे में ठीक किया जा सकता है, इस तरीके के दावे करते हुए पेनिसिलिन पर लोगों ने भरोसा किया। मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। अगर आज के डेट में कोई कम नॉलेज वाला डॉक्टर भी हो तो भी वो पेशेंट को इसलिए ट्रीट कर पाते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स की खोज हो चुकी है। कोई ना कोई लेवल पर हम जाकर के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और डिजीजेस के होने के वैसे 3 ही 4 तो पैटर्न हैं। या तो इन्फेक्शन की वजह से कोई डिजीज होता है, या फिर कोई इम्यूनिटी के वजह से, इम्यूनिटी के अल्टरेशन की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से कोई डिजीज होता है, कोई जेनेटिक लेवल पर कोई डिजीज हो सकता है। 3 ही 4 लेवल पर अगर डिजीज को, सारी बीमारी को क्लासिफाई करने का प्रयास किया जाए तो देखा जाता है यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीजेस को एंटीबायोटिक से कवर किया जा सकता है। और उसकी खोज जब शुरुआती दौर में हो गई तो फिर बहुत सारी उम्मीदें बंधी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इस खोज ने बहुत बड़ा मानवीय सभ्यता को एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया। शुरुआती दौर में जो डिजाइन किया गया था वो पेनिसिलिन जी था, एक्वस पेनिसिलिन था, वाटर सॉल्युबल था, बहुत शॉर्ट एक्टिंग था। न्यूरोसिफिलिस के मामलों में दिया गया क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल था, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाता था। आईवी रूट से इसे दिया जाता था वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से। हालांकि आगे चल करके जब सेकेंडरी सिफिलिस या दूसरे सिफिलिस के मामलों में प्रयास किया गया तो इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए गए, थोड़े स्ट्रक्चर को बड़ा किया गया, लिपिड सॉल्युबल किया गया। लिपिड सॉल्युबल करने के लिए बेंजाइल की बजाय इसमें बेंजाथिन ग्रुप जोड़ा गया। शुरुआती जो पेनिसिलिन था, याद रहे उसका दूसरा नाम एक्वस पेनिसिलिन या बेंजाइल पेनिसिलिन है, उसको बाद में चल करके बेंजाथिन पेनिसिलिन, उसमें बेंजाइल की जगह बेंजाथिन ग्रुप जोड़ दिया गया, बेंजाइल हटाया गया, बड़ा सा ग्रुप जोड़ा गया, ऐसा ग्रुप जो लिपिड सॉल्युबल हो। इसका बेनिफिट क्या मिला? बड़ा स्ट्रक्चर होने से टी हाफ थोड़ा लॉन्ग हो गया, जो लगातार बार बार देना पड़ता था शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट टी हाफ की वजह से वो अब फ्रीक्वेंसी कम करके भी पेशेंट को ट्रीट किया जाने लगा। तो सेकेंडरी सिफिलिस में एक बड़ी उम्मीद बनी लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से ड्रग डिजाइन किया गया था। आज भी जब न्यूरोसिफिलिस का मामला होता है तो हम पेनिसिलिन जी ही देते हैं। आज भी पेनिसिलिन जी न्यूरोसिफिलिस के मामलों में देते हैं क्योंकि वहां ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके पेनिसिलिन को देना हो। अगर बाकी सारे मामलों में होते हैं तो फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन दिया जाता है। प्रोकाइन पेनिसिलिन क्या है, उन सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे। तो पेनिसिलिन जी पहला डिस्कवर्ड किया गया था, नैरो स्पेक्ट्रम था, इसलिए कोशिश किया गया आगे इसी पेनिसिलिन जी का जब डिटेल स्टडी हुआ तो नैरो से कैसे इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम किया जाए, ये पहला सवाल था। शॉर्ट एक्टिंग था तो उसी समय लोगों के सामने सवाल था क्या इसे लॉन्ग एक्टिंग बनाया जा सकता है, जैसे जो बाद में बनाया भी गया बेंजाइल पेनिसिलिन की बजाय बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो ये उम्मीदें बधी। नैरो स्पेक्ट्रम है तो क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर सकते हैं? बिल्कुल, एम्पिसिलिन इसी वजह से बनाया गया। इसके लिए एलर्जी था तो क्या नॉन एलर्जिक ड्रग्स बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए ये भी आगे हम देखेंगे। इसके लिए बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता था।
क्या किया जाए कि रेसिस्टेंस डेवलप ना हो, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो पहला जो डिस्कवरी था उसने उम्मीदें भी बांधी, बहुत सारे चुनौतियां भी सामने लाई। यह ओरली उस समय अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि एसिड लेबाइल था, इसकी स्ट्रक्चर स्टमक में जाते ही टूट जाती थी। तो क्या ऐसा करें कि ये ओरली अवेलेबल हो सके? ये सारे सवाल थे पेनिसिलिन जी की डिस्कवरी के साथ ही। उस समय जब पेनिसिलिन जी दिया जाता था तो उसके स्ट्रेंथ को यूनिट्स के टर्म्स में, आज भी इसी टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एडवांसमेंट जब हुआ, जैसे जब ओरल प्रिपरेशन आ गए, जैसे एमॉक्सिसिलिन आ गया, तो इसे मिलीग्राम्स में वेट के हिसाब से अब बताया जा सका। तो जो एसिड लेबिलिटी थी उसको रेसिस्टेंट करके जो पेनिसिलिन बनाए गए, कौन कौन से बनाए गए देखते हैं। वुडका के कोड से उसे याद किया जा सकता है। वुडका के कोड से तो पेनिसिलिन वी टैबलेट्स के फॉर्म में था। GAS फेरेंजाइटिस के मामलों में, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के फेरेंजाइटिस के मामलों में दिया जाता है। ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन थे। इतना ही नहीं, बाद में बैक्टीरिया ने अपने भीतर से पेनिसिलिनेज एंजाइम रिलीज करना शुरू कर दिया, तो उस एंजाइम के अगेंस्ट भी ये काम कर जाते थे। आपको पता है ना ड्रग रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है। बैक्टीरिया ने अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिए, जिस टारगेट को लेकर के हमने ड्रग बनाया वो टारगेट बदल गया। कई बार ये होता है कि बैक्टीरिया उस ड्रग को अपने भीतर नहीं आने देती है। कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रग होता है उसी को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम्स बनाना शुरू कर देती है। जैसे पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को तोड़ना है तो पेनिसिलिनेज एंजाइम बनाना शुरू कर दिया, तो उसको टारगेट, जब पेनिसिलिनेज एंजाइम आकर के पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा तो पेनिसिलिन बचेगा ही नहीं जो एक्शन कर सके। तो इसलिए जो आगे चल करके परिवर्तन किए गए वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए गए ताकि उस पर पेनिसिलिनेज का एक्शन ना हो सके, बैक्टीरिया का पेनिसिलिनेज कोई काम ना कर सके, सीधे हम बैक्टीरिया को अटैक कर सके उस प्रयास में ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन एंड क्लोक्सासिलिन का रोल देखा गया। इसके अलावा स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करते हुए और ओरल रूट से दिए जाने वाले प्रयासों में एम्पिसिलिन आज के डेट में हम जानते हैं, एमॉक्सिसिलिन के बारे में हम जानते हैं। तो ओरल प्रिपरेशन जो बनाने का प्रयास किया गया वो एसिड लेबिलिटी के जो चुनौती थी उसको रेसिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट, इसके अलावा उसी समय चुनौती आ गया था पेनिसिलिनेज की, उसको कैसे कवर किया गया। आगे देखा जाए तो लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन कैसे बनाया गया। हम जानते हैं शॉर्ट एक्टिंग शुरुआती पेनिसिलिन था। क्यों? इस बारे में जब सोचने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये ट्यूबुलर सिक्रेशन इसका हो जाता है। पेनिसिलिन जी का ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाने की वजह से किडनी इसे निकाल करके बाहर फेंकती जाती है। ये बड़ी समस्या थी। आउटसाइड द बॉडी ट्यूबुलर सिक्रेशन की वजह से पेनिसिलिन जी को उठा करके फेंक दिया जाता है। आप समझ सकते हैं रीनल फिजियोलॉजी के हिसाब से। तो किया गया इसमें प्रोबेनेसिड जो ऐड किए गए उसके कारण हुआ क्या कि अब इसका सिक्रेशन नहीं होता था। इसका क्या होता था? सिक्रेशन नहीं होना शुरू हुआ। तो प्रोबेनेसिड जब पेनिसिलिन के साथ ऐड किया गया तो जो दिन में कई बार देना पड़ता था वो फ्रीक्वेंसी घट गई। इसके अलावा प्रोबेनेसिड का आगे चलकर एक और फायदा देखा गया कि ये हमारे जो मेटाबोलाइट्स अगर रिलीज किए गए, मान लीजिए नेफ्रॉन के भीतर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से यूरिक एसिड रिलीज हो गया तो वो दोबारा रीएब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को बढ़ावा देने वाले मामलों से प्रोबेनेसिड बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दर्शाया। ये लॉन्ग एक्टिंग भी था, यूरिक एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को नेफ्रॉन में बंद करा दिया। इसके कारण यूरिकोज यूरिक प्रॉपर्टी देखा गया, यानी बॉडी के भीतर का कोई सब्सटेंस है तो उसे रीएब्जॉर्ब होना बंद करा दिया। लेकिन इसके साथ एक और अच्छी बात देखी गई थी जिसके कारण इसने पेनिसिलिन के लिए भी बेहतर रिस्पांस दर्शाया। ये बाहर का कोई प्रोडक्ट अगर है, जैसे किडनी में सिक्रेशन की जो घटना होती थी पेनिसिलिन की, वो रुकवा दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये यूरिक एसिड को रीअब्जॉर्ब होने से रोक दिया। बड़ी अच्छी बात रही, यूरिक एसिड रिलीज हो और पेनिसिलिन सिक्रीट ना हो, ये बड़ी अच्छी बात थी प्रोबेनेसिड ऐड किए जाने से। हम जानते हैं पेनिसिलिन के बारे में कि ये टाइम डिपेंडेंट इफेक्ट रखता है, कितने समय तक रहेगा उसके हिसाब से इसका साइडल इफेक्ट तय होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग इफेक्ट रखते हैं, उसमें क्या होता है, हम हायर कंसंट्रेशन का देंगे तुरंत वो किल कर देंगे। लेकिन अगर पेनिसिलिन की बात करें तो ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग ये दर्शाते हैं। इसी वजह से इसमें कोशिश की जाती थी कि पेनिसिलिन के कंसंट्रेशन को हम मेंटेन रखें। चुनौती यही था, ब्लड के सीरम में कंसंट्रेशन को अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो इसका एंटीबायोटिक इफेक्ट कम हो जाता था। तो शुरुआती दौर में कई बार फ्रिक्वेंटली पेनिसिलिन देना पड़ता था। इसीलिए डॉक्टर्स ने, उस समय के जो ड्रग डिजाइनर्स ने एक नया प्रयास किया और लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन के बारे में सोचना शुरू किया। तो कुछ चीज़ें मिला करके पेनिसिलिन को शुरुआती दौर में प्रोबेनेसिड जैसे चीज़ों के साथ ऐड करके देखा गया, लेकिन बाद में सोचा गया किसी चीज़ से ऐड करने के बजाय अकेले पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में ही इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया जाए कि ये बिना किसी कॉम्बिनेशन के ही लंबे समय तक काम कर सके। प्रोबेनेसिड के साथ ऐड करने से वो लंबे समय से काम। यहाँ पर क्या किया गया, उसको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर दिया गया। पहले वो एक्वस पेनिसिलिन था, अब ये लिपिड सॉल्युबल प्रिपरेशन हो गया। जैसे बेंजाथिन, पहले बेंजाइल था, अब बेंजाथिन
पेनिसिलिन हो गया। बहुत बड़ी स्ट्रक्चर इसकी बना दी गई और यह आसानी से एक्सक्रीट नहीं होता था, लंबे समय तक सर्कुलेशन में बना रहता था, टाइम डिपेंडेंट किलिंग की जो शर्त होती है उसको पूरा करता था, बहुत लंबे समय तक काम करता है, वंस इन अ वीक इसका इफेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि ये जहां अगर प्रेग्नेंट लेडी में है तो उसके सर्कुलेशन में ही बने रहेंगे, ये बेबी में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि जहां आप चाहते हैं एक्शन वहीं मिलेगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में सेकेंडरी सिफिलिस के मामलों में ड्रग ऑफ चॉइस इसे माना जाता है। अगर सिफिलिस के मामलों में पेनिसिलिन का कोई एलर्जी होता है तो फिर डॉक्सीसाइक्लिन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सिफिलिस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें किस तरीके से उसे क्लासिफाई किया गया है, किस मामले में कौन सी ड्रग दी जाती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको रिकॉल करना है वो सारे टॉपिक जो हमने डर्मा, माइक्रो और मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था सिफिलिस का, उसके लेवल पर भी यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। तो सिफिलिस इंपॉर्टेंट है, अभी दिमाग में रखें। पेनिसिलिन प्राइमरली दिया जाता है लेकिन इसके लिए एलर्जी होती है, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। प्रोकैन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के साथ कुछ चीज़ें जोड़ करके जो ड्रग्स दी जाती थी उनका फ़ायदा ये था कि लॉन्ग एक्टिंग हुआ, फ्रिक्वेंसी घट गई, वंस इन अ डे देना था, लेकिन उतना बेहतर नहीं था। इसलिए हिस्टोरिकली जब इसके आगे गए कॉम्बिनेशन की बजाय पेनिसिलिन के ही स्ट्रक्चर को लंबा कर दिया तो वंस इन अ वीक देने की बात आ गई। एक बात यह भी है कि पेनिसिलिन का कॉम्बिनेशन या पेनिसिलिन के जो भी लिपिड सॉल्युबल प्रिपरेशन बनाए गए वो आईवी रूट से नहीं दिए जाते, उन्हें आईएम रूट से दिया गया। ऐसा क्यों? अगर आईवी से देंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं लिपिड सॉल्युबल प्रिपरेशन है तो आईएम से ही देना है। दूसरी बात यह है कि आईएम का जो मकसद था वो यही था कि लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं घटेगा। आईवी रूट से जो भी प्रिपरेशन थे उनमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घटा हुआ होता था और हम जानते हैं कि पेनिसिलिन की किलिंग टाइम डिपेंडेंट होती है। सवाल कई बार पूछा गया है, अगर आईवी रूट से लंबे समय तक एक्शन चाहिए तो फिर हम क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन दे सकते हैं। बहुत सारे डिटेल में आगे जब डिस्कवरी, बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे चेंजेस हुए तो फिर पेनिसिलिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो डेवलप किया गया उसे आईवी रूट से देकर के लंबे समय तक इफेक्ट पाया जा सकता है। लेकिन अच्छा है कि बेंजाथिन पेनिसिलिन जैसे मामलों को आईएम रूट से देकर के वंस इन अ वीक इफेक्ट पा लें। नेक्स्ट, पेनिसिलिन का जो चुनौती था वो था नैरो स्पेक्ट्रम। कैसे उसे एक्सपेंड किया जाए, किस तरीके से एक्सटेंडेड या वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बनाया जाए। इसका मतलब यह है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की स्ट्रक्चर को किस तरीके से वो डैमेज कर सके, जैसे वो एबिलिटी जिसके द्वारा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर ले। खासतौर पर इकोलाई, शिगेला, साल्मोनेला के स्ट्रक्चर के बारे में सोचने की जब कोशिश की। इसके साथ ही साथ स्यूडोमोनास, ये भी तो ग्राम नेगेटिव है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हॉस्पिटल के सेटअप में, इसके लिए काफ़ी रेजिस्टेंस है, सारे एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए स्यूडोमोनास के लिए भी एफिकेसी हो। तो इस प्रयास में MCT मैप करके ड्रग्स बनाए गए। ये क्या है और इसमें कौन कौन से प्रैक्टिस में हैं, कौन आज के डेट में प्रैक्टिस में नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। तो देखें MCT मैप, तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो करंटली इस्तेमाल में नहीं है। एम का मतलब एम्पिसिलिन, लिस्टीरिया के मामलों में दिया जाता है, बाइल सिक्रेशन इसका होता है, इसलिए रीनल फेलियर के मामलों में सेफ ड्रग है। एमॉक्सिसिलिन, मैंने आपको बता रखा है, ये ड्रग्स ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव को भी कवर कर लेते हैं। हम जानते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय या रेस्पिरेटरी ट्रैक के किसी भी मामलों में एमॉक्सक्लैव करके जो ड्रग्स दी जाती हैं, एमॉक्सिसिलिन जो दिया जाता है वो इसी बात को आधार बना करके दिया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, दोनों को ही ये कवर कर लेगा। इसके साथ ही साथ कार्बेनिसिलिन, नीट में पूछा गया क्वेश्चन। टिकारसिलिन, करंटली टिकारसिलिन प्रैक्टिस में नहीं है। मेजलोसिलिन भी प्रैक्टिस में नहीं है। एजिलोसिलिन भी प्रैक्टिस में नहीं है। पिपरासिलिन, पिप्टाज के नाम से नाम सुना होगा, पिप्टाज। हालांकि इसे उसी समय इस्तेमाल करते हैं जब बाकी सभी के लिए रेसिस्टेंस होता है, तभी पिप्टाज का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी महंगी ड्रग है और इस ड्रग को देने के पीछे मकसद होता है कि हम स्यूडोमोनास को भी डिस्ट्रॉय कर दें। तो देखने वाली बात है, कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजिलोसिलिन, पिपरासिलिन, ये जो ड्रग्स डिजाइन किए गए थे इसमें कार्बेनिसिलिन अभी भी उपयोग में है। पिप्टाज के नाम से पिपरासिलिन टैजोबैक्टम के लेवल पर सोच सकते हैं। ये जितना भी हम लोगों ने ड्रग डिस्कस किया वे इफेक्टिव हैं स्यूडोमोनास के अगेंस्ट। वैंकोमाइसिन स्यूडोमोनास के अगेंस्ट नहीं काम कर पाता है, ये बात आप जानते हैं। MRSA के मामलों में वैंकोमाइसिन डिजाइन की गई थी। उसी समय हिस्टोरिकली सोचा गया क्या वैंकोमाइसिन स्यूडोमोनास के अगेंस्ट काम कर पाएगा? नहीं कर सकता। आप इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं। वैंकोमाइसिन का जो डिजाइनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए है। जैसे अभी हम लोगों ने लिनेजोलिड के लिए बात किया था, लिनेजोलिड की जो डिजाइनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, ऐसे ही वैंकोमाइसिन सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए डिजाइन की गई थी। अब आप कल्पना करें स्यूडोमोनास किस लेवल का बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है वहां ड्रग का कोई इफेक्ट रहेगा ही नहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए वैंकोमाइसिन का। इस वजह से ये नहीं काम कर सकता। अगली जो चुनौती थी
उसके लेवल पर देखें तो रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा मामला था। कारण ये था कि बैक्टीरिया बीटा लैक्टम रिंग की स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देती थी। ना स्ट्रक्चर बचेगा, ना एंटीबायोटिक्स बचेगा, ना बैक्टीरिया मारा जाएगा। तो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया ने कुछ समय बाद अपने सर्वाइवल के लिए बीटा लैक्टामेज एंजाइम, जिसे पेनिसिलिनेज भी कहते हैं, उसे रिलीज करना शुरू कर दिया। इस तरीके की टेंडेंसी देखा गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके की बैक्टीरिया ने शुरू कर दिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हालांकि ज्यादा बीटा लैक्टामेज बनाना शुरू कर दिए। तो अब प्रयास ये था कि बीटा लैक्टामेज के इफेक्ट को नलिफाई कर दें, क्योंकि बैक्टीरिया जिस एंजाइम को लेकर के आ रहा है उस एंजाइम के इफेक्ट को नलिफाई कर दें तो फिर एंटीबायोटिक बचा रहेगा, तब जाके बैक्टीरिया को मार सकेगा। सिंपल सी बात है। इस तरीके का ड्रग रेजिस्टेंस न सिर्फ बीटा लैक्टम के इफेक्ट को कम कर रहा था, बाद में चल करके जो उस समय सबसे ज्यादा फेमस ड्रग था अमीनोग्लाइकोसाइड्स। जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रखा है, हिस्टोरिकली चैलेंजेस को एक बार सुनते रहें तो चीजें बहुत समझ में आ जाती। पेनिसिलिन का जैसे जब शुरुआत हुआ तो उस समय उसका टारगेट था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कवर करने का। उस समय बहुत आगे तक हम नहीं बढ़े थे, सिर्फ पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए काम करता था। तो उस समय कुछ लोगों ने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव को टारगेट करते हुए भी कुछ बना लिया जाए। ग्राम नेगेटिव को टारगेट करते हुए अमीनोग्लाइकोसाइड्स बनाया गया। बाद में पता चला कि दोनों ही एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने एंजाइम्स बनाना शुरू कर दिया था। तो ड्रग के लिए जो रेजिस्टेंस उस समय डेवलप हो रहा था वो एंजाइम्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके इनके स्ट्रक्चर को डैमेज कर रही थी। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आगे हम देखेंगे। ग्राम नेगेटिव के लिए डिजाइन किया गया था पहले, बाद में ग्राम पॉजिटिव भी इसमें कवर हो गया। ऐसे बीटा लैक्टम ग्राम पॉजिटिव के लिए था, बाद में इसमें ग्राम नेगेटिव भी कवर किया। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मकसद से डिजाइन किए गए थे, लेकिन दोनों में ही रेजिस्टेंस आने लगा। क्लोरामफेनिकॉल में भी इसी तरीके से एंजाइम्स रिलीज करके क्लोरामफेनिकॉल के स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। हैरिसन का एक फैक्ट कहता है कि जब इस तरीके के मामले आने शुरू हुए तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पाने का प्रयास किया गया। कोशिश किया गया एंट्रोकोकाई जैसे बैक्टीरिया को कवर करने के लिए बीटा लैक्टम के मेंबर्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स के मेंबर्स को मिला दिया जाए। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया जब तक हम एक्चुअल में थॉट वाइज नहीं समझेंगे तब तक इसे रिकॉल कर पाना मुश्किल होता है। तो क्या चैलेंजेस थे, कैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वो सारी चीजें याद रहेंगी तो ब्रेन सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसे स्टोर करता जाएगा। सवाल ये भी पूछा गया है, बीटा लैक्टामेज या पेनिसिलिनेज जो रेजिस्टेंस था, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को इस तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के इंफॉर्मेशन, यानी जो जेनेटिक लेवल पर चेंजेस थे वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक वो जीन्स कैसे ट्रांसफर हो रहा था, ट्रांसडक्शन के द्वारा। बात समझ रहे हैं? तो पता चला कि एक बैक्टीरिया इस तरीके का रेजिस्टेंस डेवलप कर रही, कुछ एंजाइम्स बना रही है, तो उसने अपने उस जीन को ट्रांसडक्शन द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके के रेजिस्टेंस से बचने के लिए अब ड्रग डिजाइनिंग्स के दौरान चुनौती थी। तो प्रयास पहला किया गया कि हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही रखें, लेकिन एक एडिशनल और कंपोनेंट उसमें ऐड कर दें जो बीटा लैक्टामेज को टारगेट करते हुए फंक्शन करे। दूसरा ऑप्शन था कि हम अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ही परिवर्तन कर दें जो पेनिसिलिनेज के इफेक्ट मींस पेनिसिलिनेज पर, अगर पेनिसिलिनेज उसे आके डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करे तो पेनिसिलिनेज को पता ही नहीं चले कि कोई नया अब एंटीबायोटिक बन चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? दो हमारे पास टारगेट था। एक तो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको वैसे ही रखें, जैसे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पिपरासिलिन, इसमें कोई परिवर्तन न करें, कोई स्पेशल कंपोनेंट ऐड कर दें जिनका मकसद हो सिर्फ और सिर्फ बीटा लैक्टामेज को कवर करने का, ताकि इसको जब पकड़ लिया जाएगा तो फिर ओरिजिनल एंटीबायोटिक अपना काम कर लेगा। ये कुछ ऐसा ही था जैसे लीवोडोपा और कार्बिडोपा हम पार्किंसंस डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हुआ क्या, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट मिला। जितना पहले एमॉक्सिसिलिन काम नहीं करता था उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर दिया। हम जानते हैं एमॉक्सक्लैव बहुत ही फेमस ड्रग है, उसमें एमॉक्सक्लैव देने का मकसद ही यही है, बेनिफिट्स पाने का। एनिमल बाइट्स कभी अगर हो तो हम जानते हैं एमॉक्सक्लैव प्रोफाइलेक्टिकली दे देना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर होने का रिस्क है तो उसको खत्म किया जा सके। अगर एक बार एनिमल बाइट्स के बाद इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो फिर हम सॉल्बैक्टम के साथ एम्पिसिलिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ध्यान रहे, ये थोड़ा सा एज ए डॉक्टर हमें पता होना चाहिए। अगर शुरुआती इन्फेक्शन से बचाना तो एमॉक्सक्लैव दे दीजिए एनिमल बाइट के बाद। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर सॉल्बैक्टम और एम्पिसिलिन का कॉम्बिनेशन देना चाहिए। खैर, हम लोगों ने पेप्टोज के बारे में भी जान रखे हैं। ये उस समय दिया जाता है जब बाकी इनिशियल लेवल के एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी सेकेंड लेवल पर ऐसा प्रयास किया गया कि ओरिजिनल पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए ताकि पेनिसिलिनेज उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके, नए एंटीबायोटिक्स लगातार काम करते रहें। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन समस्या ये थी कि ये ड्रग्स केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही कवर कर सकते थे। बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम था। तो स्पेसिफिक कहीं कहीं रोल इसका देखने को मिलेगा। कैसे याद करेंगे? कॉन्डोम के कोड से याद करेंगे।
कॉन्डोम के कोड से क्लॉक्सासिलिन। सी में सी है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बेनिसिलिन बोलेंगे, क्लॉक्सासिलिन बोलेंगे। समय के हिसाब से नया ड्रग बनाया गया ऑक्सासिलिन। ऑक्सासिलिन हेपेटोटॉक्सिक होता है, ये साइड इफेक्ट इसका पता होना चाहिए। नेफिसिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, मेथिसिलिन, ये सारे ड्रग्स बनाए गए। देखने वाली बात थी नेफिसिलिन और मेथिसिलिन ये रीनल फेल्योर के पेशेंट्स में नहीं दिए जाने चाहिए। कारण ये है कि इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस पूछा गया है। आमतौर पर इन ड्रग्स को वैसे भी देते समय बचा जाता है। रेसिस्टेंस भी है, रीनल टॉक्सिसिटी भी है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जैसे मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब मेथिसिलिन की बात कर ही लिया, मेथिसिलिन का इस्तेमाल तो कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टैफ ऑरियस आ चुका है। और जो शुरुआती दौर में मेथिसिलिन बनाया भी गया, तो एक तो बात ये थी कि ग्राम पॉजिटिव को लेकर के बनाया गया था, टारगेट फिक्स था, ग्राम पॉजिटिव को लेकर के बनाना था। जब हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया था तो उस समय डिस्कस किया था, स्टैफ ऑरियस बहुत बदमाश होता है, बहुत ज्यादा, तो उसने बहुत जल्दी ही इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने वैंकोमाइसिन लेकर के आए। वैंकोमाइसिन उसको टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया गया कि ये अब स्टैफ ऑरियस को मारेगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि स्टैफ ऑरियस ने उसको भी इनइफेक्टिव कर दिया, उसके लिए भी अपना रिस्पांस मींस वैंकोमाइसिन इनइफेक्टिव हो गया स्टैफ ऑरियस के लिए, जिसको हम VRSA के रूप में जानते हैं। फिर अगले नए टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए नए ड्रग्स डिजाइन किए गए। इस पूरे डेवलपमेंट के दौरान एक बात बहुत ही खास थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लू पॉइंट के तौर पर, ताकि हम याद रख सकें। मेथिसिलिन क्या था? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स था। और मैंने आपको बताया ना कि अगर एक बीटा लैक्टम के स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया ने पकड़ लिया है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तो जब MRSA का मामला होता है तो कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बात स्टैब्लिश हो चुका था, पता था कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स अब काम नहीं करेगा। तो फिर नए तरीके से नए तरीके के ड्रग को डिजाइन किया गया जो वैंकोमाइसिन था। वैंकोमाइसिन बनाया गया था, वो बीटा लैक्टम रिंग नहीं रखता है, लेकिन उसको भी बैक्टीरिया ने इनइफेक्टिव कर दिया। तो फिर कौन कौन से ड्रग्स आए उसको देखते हैं। और ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर सभी बीटा लैक्टम्स अब MRSA के मामले में इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एक खास साइट पर जाकर के जुड़ता था। स्टैफ ऑरियस जो मेथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट थी, जिन्हें MRSA कहा गया, उन्होंने अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बदलाव कर दिया। हम जानते हैं MRSA के मामले हॉस्पिटल सेटिंग्स में बहुत ज्यादा होते। मेथिसिलिन वैसे तो बहुत अच्छी ड्रग थी। मेथिसिलिन या उसके साथ के दूसरे जो ड्रग्स डिजाइन किए गए थे, नेफिसिलिन हो गया या फिर ऑक्सासिलिन हुए, ये उस समय जो डिजाइन किए गए थे। अगर मेथिसिलिन काम करता था तो ये भी ड्रग काम करते थे और इन ड्रग्स का बड़ा अच्छा रोल रहा ऑस्टियोमाइलाइटिस के मामलों में। लेकिन अगर मेथिसिलिन नहीं काम करेगा तो ये भी काम करना, इनका इफेक्ट आने कम हो गया। इसका मतलब MRSA एक बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटे बच्चों में एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के मामलों में अब इस तरीके के ड्रग्स नहीं दे सकते थे। तो MRSA जो शुरुआती रेजिस्टेंस था, सोचिए कितनी बड़ी बात थी। शुरुआती जो चुनौती थी वो बीटा लैक्टामेजेस की वजह से थी। MRSA के ये जो चुनौती थी उसमें एंजाइम की बजाय आप देखिए किस तरीके से रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है। पहले बैक्टीरिया ने अपने भीतर से कुछ एंजाइम निकाले जो ओरिजिनल एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर को ही तोड़ डालेंगे। इस प्रयास में बैक्टीरिया ने जब काम करना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक्स को तोड़ने के लिए बीटा लैक्टामेज रिलीज करना शुरू कर दिया, तो हमने नया ड्रग बनाया मेथिसिलिन। मेथिसिलिन जब बनाया तो मेथिसिलिन कुछ समय तक तो काम किया। इसके साथ कुछ और ड्रग्स भी आए जिसको कॉन्डोम के कोड से हम याद करते हैं। हालांकि उन ड्रग्स की अपने साइड इफेक्ट्स थे, ज्यादा पॉपुलर भी इसलिए नहीं हो सके क्योंकि उनमें ग्राम पॉजिटिविटी के लिए ही एक्शन था। कॉन्डोम वाले मामलों में हम इस तरीके से याद करते हैं। तो खैर ये देखा गया कि जो नए ड्रग डिजाइन किए गए थे बीटा लैक्टामेजेस के द्वारा, जब बैक्टीरिया काम करना शुरू कर दी तो नया स्ट्रक्चर जो बनाया गया वो मेथिसिलिन का बनाया गया। मेथिसिलिन जब आकर के जुड़ता था तो कुछ समय बाद देखा गया बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना फिर से पॉसिबल हो सका। लेकिन अब बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने ऊपर जहां पर पेनिसिलिन ग्रुप के ड्रग्स आकर के जुड़ते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वाले साइट्स पर, उनके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। अब की बार एंजाइम उसने नहीं रिलीज किए, बल्कि जहां पर वो एंटीबायोटिक्स आकर के जुड़ करके काम करते थे वो स्ट्रक्चर ही बदलना, यानी उसने अपने आउटर सरफेस के स्ट्रक्चर्स में बदलाव ला दिया। अब MRSA काम कर मीन्स मेथिसिलिन काम करना बंद कर दिया, तो मेथिसिलिन का रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस ने डेवलप कर लिया। इस तरीके के मामले थे। इसी वजह से अगर मेथिसिलिन के लिए बीटा लैक्टम मीन्स आप समझ सकते हैं MRSA अगर हो गया तो कोई भी बीटा लैक्टम वाला एंटीबायोटिक्स अब वहां जाकर के अटैच हो ही नहीं सकता था। तो हमारे पास अब नए टारगेट या नए तरीके से जो काम करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं वही MRSA में काम कर सकते हैं, जो हम वैंकोमाइसिन के रूप में देखें। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिशन जैसे जो मैकेनिज्म है उस पर फोकस करते हुए बैक्टीरिया को मारने का प्रयास किया गया। मेरी बात समझ रहे ना? जब समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक्स जहां जुड़ेगा उसकी स्ट्रक्चर ही बदल चुकी है, इसके पहले एंजाइम्स रिलीज करके
बीटा लैक्टम के रिंग को ही तोड़ रहा था। तो अब दूसरे टारगेट पर फोकस किया गया कि जो न्यूक्लियस के भीतर जाकर के एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर काम करते हैं, उस सारे टारगेट्स पर फोकस किया जाए। क्योंकि बीटा लैक्टम जहां जुड़ता था वहां पर रेजिस्टेंस अब आ चुका था, स्ट्रक्चर बदल चुका था। तो एमआरएसए के मामलों में वैंकोमाइसिन ये बीटा लैक्टम रिंग नहीं रखता है। वैंकोमाइसिन भी बहुत इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि ये भी ग्राम पॉजिटिव के लिए सिर्फ काम करता है और ये उतना रिलायबल इसीलिए नहीं हो सका जितना बीटा लैक्टम्स थे। इनका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड रहा और इसके लिए भी रेजिस्टेंस आ गया। तो वैंकोमाइसिन, टिकोप्लानिन जैसे ड्रग्स नए स्ट्रक्चर, नए टारगेट के रूप में डेवलप किए गए। बाद में जब वीआरएसए आ गया तो फिर डेप्टोमाइसिन, लिनेजोलिड, बेसिट्रोसिन, डेल्फोप्रिस्टिन, क्विनप्रिस्टिन के कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ड्रग्स लाए गए। अभी मैं हिस्टोरिकली कैसे आगे बढ़े उसकी बजाय पूरा का पूरा एक समरी आपको दिखा दूंगा तो फिर और अच्छा हो जाएगा आपके लिए समझ पाना किस तरीके से एक काम करना शुरू किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा लैक्टम के लिए आप समझ सकते हैं अब बैक्टीरिया इतना ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी थी। पहले तो उसने मारने का प्रयास किया बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टम रिंग को ही, जो बीटा लैक्टमेज के रूप में हम जानते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया ने जब वो टारगेट किया, इसके साथ ही साथ बैक्टीरिया ने अपने स्ट्रक्चर में ही बदलाव लाना शुरू कर दिया। जहां पर बीटा लैक्टम रिंग रखने वाले एंटीबायोटिक्स जुड़ते थे, पेनिसिलिन बाइंडिंग जो प्रोटीन वाले साइट्स थे, उन साइट्स को ही बदल दिया। बड़े खतरे थे। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत आगे तक बढ़कर के प्रयास किया क्या किया जाए जिसके द्वारा जो एमआरएसए के लेवल पर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था, जिसने इंडिकेशन दिया था कि अब पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट बदल चुकी है। तो फिर सिफेलोस्पोरिन में 5वीं जनरेशन जो बनाई गई, जिसमें हम सेफ्टारोलिन की बात करते हैं, रोली वाले सेफ्टारोलिन, तो उन ड्रग्स की जो डिजाइनिंग की गई थी वो इसी बात को लेकर के की गई थी कि हम किस तरीके से एमआरएसए वाले स्टैफ ऑरियस को कवर कर सके, मेथिसिलिन के लिए जो रेजिस्टेंस दर्शाने वाले। तो आमतौर पर कहा जाता है एमआरएसए के मामलों में कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। कोई भी जो 4 अलग अलग हम पढ़ते हैं वो उसमें से कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इसी बात को लेकर काम किया था, तो इसलिए 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। फिर उस समय एक चुनौती स्यूडोमोनास का भी था। स्यूडोमोनास बहुत बदमाश है, ये हमने डिस्कस किया माइक्रोबायोलॉजी में। स्यूडोमोनास बहुत बदमाश था। तो जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है वो स्यूडोमोनास को कवर कर लेता था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उस समय एंटीबायोटिक्स के लेवल पर जो डिजाइनिंग की जा रही थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चुनौतियों को सामने रखते हुए की जा रही थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे स्यूडोमोनास की बदमाशी थी, तो पहले 2nd जनरेशन के बाद जो 3री और 4थी जनरेशन बनाई गई थी स्यूडोमोनास को कवर करने के लिए बनाई गई थी। फिर आया एमआरएसए की चुनौती, तो फिर 5th जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन बनाया गया था वो एमआरएसए वाले मामलों को डील करने के लिए बनाया गया था और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। तो एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट एमआरएसए, सेफ्टारोलिन क्या है ये? रोली है, रोली मतलब 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। लिनेजोलिड ये तो काम करता ही है। वैंकोमाइसिन काम करता ही है। मीरोपेनिम, कार्बापेनिम, मेरोपेनिम ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये काम नहीं कर सकते। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लेवल पर पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम और मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। तो कार्बापेनिम्स, उसी में मीरोपेनिम का नाम आता है, इस वजह से सी ऑप्शन होगा। अब एक बार फिर से हिस्ट्री की बजाय प्रॉपर सीक्वेंस में देखने की कोशिश करेंगे। एमआरएसए को कैसे कवर किया जा सकता है, उस लेवल पर बैक्टीरिया को कैसे कवर किया जाएगा। ऐसे स्टाफ जो मेथिसिलिन पर रेजिस्टेंस दर्शाते थे, क्योंकि वहां पर कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर सकता था, चाहे वो पेनिसिलिन हो चाहे सेफेलोस्पोरिन हो। लेकिन 5th जनरेशन जो नई बनाई गई वो काम कर लेती है। कार्बापेनिम, मोनोबैक्टम नहीं काम करते हैं। तो फिर करेंगे क्या? वैंकोमाइसिन बनाया गया। वैंकोमाइसिन के बाद उसी में थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया गया तो टिकोप्लानिन बनाया गया। टिकोप्लानिन की खास बात यह है कि इसका T½ लॉन्ग होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद डेप्टोमाइसिन, टेलावेंसिन, फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स। चूंकि एमआरएसए के मामलों में कोई बीटा लैक्टम नहीं काम करता था, तो वैंकोमाइसिन के बारे में हम जानते हैं ना, वो बीटा लैक्टम रिंग नहीं रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जैसे लिनेजोलिड जो डिजाइन किया गया था, क्विनप्रिस्टिन, डेफ्लोप्रिस्टिन जैसे ड्रग्स, टिगरसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन जैसे ड्रग्स काम कर जाते थे। बाकी रिफेम्पिसिन और म्यूपिरोसिनिन जैसे ड्रग्स भी एमआरएसए के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पेनिसिलिन के मामलों में क्रॉस रिएक्टिविटी, जैसे अगर एक बीटा लैक्टम के ग्रुप के लिए एलर्जी है तो दूसरे ग्रुप के लिए भी एलर्जी होगा। ये भी एक बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे चल के जब पूरा स्पेक्ट्रम पता चला तो सारे के सारे पेनिसिलिन एलर्जी कॉज करते हैं, और अगर एक का एलर्जी है तो कोई भी बीटा लैक्टम रिंग हो एलर्जी होगा ही। लेकिन आगे इस चुनौती को स्वीकार किया गया, मोनोबैक्टम इसी टारगेट के लिए बनाया गया था। एलर्जी की टेस्टिंग कैसे करते हैं? इसके लिए एंटीबायोटिक्स को इंट्राडर्मली डाला जाता है। देखा गया है अगर एलर्जी है जैसे 1st जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के लिए, तो फिर मैक्रोलाइड्स ट्राई किया जा सकता है। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन नए नए टारगेट्स के रूप में ट्राई किया जा सकता है। डोजेज हमें याद नहीं रखने हैं, नाम हमें याद रखना है।
पेनिसिलिन की जर्नी में बहुत सारी अच्छी बहुत सारी बुरी बातें हुई, तो समझ लेते हैं पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते कहाँ कहाँ पर है। काफी इफेक्टिव ड्रग रही। शुरुआती दौर में इसने इतना बड़ा होप दिया कि हमारी दुनिया इतनी सुरक्षित हो सकी है। और हमने आपको बताया ना, डिजीजेस के होने के 4 ही 5 तरीके हैं, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीजेस को अगर हम कवर कर लेते हैं बहुत बड़ी बात है। तो पेनिसिलिन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कोड बनाएंगे सीसी लास्ट मैंगो, सीसी लास्ट मैंगो का कोड बनाएंगे और इसमें सी का मतलब कोराइनिबैक्टर बैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम, लिस्टीरिया, एक्टिनोमाइकोसिस, सिफिलिस, टिटेनस, मेनिंगोकोकस, एंथ्रैक्स, गोनोकोकस को कवर करने के लिए पेनिसिलिन काफी इफेक्टिव ड्रग रहा, आज भी है। कोराइनिबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम, लिस्टीरिया और हम जानते हैं नियोनेटल मेनिंजाइटिस के मामलों में ये काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मेनिंजाइटिस, नियोनेटल मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। ऐसे मामलों में पेनिसिलिन का एम्पिसिलिन आईवी रूट से दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन के जेनेटेलिया के आसपास इसकी कॉलोनी पाई जाती है, जिसके कारण न्यूनेट्स में इसके इन्फेक्शन जाने के खतरे होते हैं। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी में। यह भी देखने वाली बात होगी कि जो भी हमने सीसी लास्ट मैंगो देखा, इन सभी में पेनिसिलिन ही पहली ड्रग मानी जाती है, एक्सेप्ट गोनोकोकस। मैंगो में जो गो था उसमें हम गोनोकोकस के मामलों में सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं, बाकी सभी में फर्स्ट लाइन ड्रग आज भी पेनिसिलिन ही है। एक्टिनोमाइकोसिस के मामलों में, जिसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सर्वाइकोफेशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ हमारे पास केस स्टडी मिलेगा। यह बात हम लोगों ने एक्टिनोमाइकोसिस के टॉपिक में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर पेनिसिलिन ग्रुप का ही ड्रग हम देंगे, जैसे ऊपर देखें आप, जिसमें आईवी रूट से एम्पिसिलिन दे रहे थे, ऐसे ही इसमें भी ड्रग पेनिसिलिन ग्रुप का ही रहेगा। अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पर टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा सकता है, क्लिंडामाइसिन दिया जा सकता है। फिर सिफिलिस का मामला हो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का मामला हो, फर्स्ट लाइन ड्रग पेनिसिलिन ग्रुप के ही ड्रग है। टिटनस हो, मेनिंगोकोकस हो, मेनिंगोकोकस आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमें ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है। जाहिर सी बात हम पेनिसिलिन जी जो शुरुआती एक्वस पेनिसिलिन था उसी का इस्तेमाल करेंगे। एम्पिरिकल मामले हो तो सेफ्ट्रैक्सोन दिया जा सकता है। कैरियर मामलों में रिफेम्पिसिन ओरल रूट से दिया जाता है। अगर कंफर्म केस है तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी ही होता है। एन का मतलब एंथ्रैक्स के मामलों में हम देते हैं। गो का मतलब लास्ट में मैंने आपको बताया गोनोकोकस, तो सीसी लास्ट मैंगो का कोड याद रखेंगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे। मैंगो में गो, गोनोकोकस और यहाँ पर सेफ्ट्रैक्सोन फर्स्ट लाइन ड्रग है। बाकी सारे मामलों में देखिए यहाँ से यहाँ तक आप इसका पीडीएफ लेकर के देखने का प्रयास करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग पेनिसिलिन ही माना जाता है। नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस का अगर कोई मामला है तो एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। ये एजिथ्रोमाइसिन गोनोकोकस को भी कवर कर लेता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोराइनिबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम, इसके साथ ही साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसे डिजीजेस के मामलों को कवर करते हुए इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नीट 2019 में डोज के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था सिफिलिस को फोकस करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, सिफिलिस में फर्स्ट लाइन ड्रग सीसी लास्ट मैंगो में जो एस है वो सिफिलिस को ही फोकस करके वहां पर कोड बनाया गया है। सीसी लास्ट मैंगो में एस सिफिलिस होता है। तो सिफिलिस में आज भी फर्स्ट लाइन ड्रग पेनिसिलिन या उससे डेवलप किए ड्रग्स आज भी फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो कितनी डोज दी जाती है उस पर सवाल नीट 2019 में पूछा गया। अभी भी संभावना है। तो इसमें पहला ऑप्शन था बेंजाथिन पेनिसिलिन 7.2 मिलियन यूनिट 3 डिवाइडेड डोजेस में देते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस ये टर्शरी सिफिलिस का मामला होता है। इसमें टोटल 7.2 मिलियन यूनिट्स दिया जाता है 3 डिफरेंट डिवाइड्स डोजेस में। एक बार में 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट ही दिया जाता है। 3 डिवाइडेड डोजेस में जब इसको देखेंगे 2.4 का 3 टाइम्स 7.2 मिलियन हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और अर्ली लेटेंट मामले जो सिफिलिस के होते हैं, यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। सिफिलिस में सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बस फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, अब आप देखिए बेंजाथिन बना दिया गया, जाहिर सी बात है लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, 1 वीक तक ये इफेक्टिव रहता है। जाहिर सी बात है प्राइमरी, सेकेंडरी या अर्ली लेटेंट का मामला है तो सिंगल डोज देने से ही इफेक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर टर्शरी या लेट लेटेंट का मामला है, अर्ली लेटेंट नहीं, लेट लेटेंट या टर्शरी का मामला है, तो फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट होता है, उसके 3 डोजेस देते हैं, जिसके कारण 7.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट के डोज देने पड़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस के मामलों में। अगर एलर्जी है तो ही हम डॉक्सीसाइक्लिन को देते हैं। देखा गया है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का डॉक्सीसाइक्लिन, जहां भी पेनिसिलिन का एलर्जी होता है वहां डॉक्सीसाइक्लिन ट्राई किया जाता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं और उन्हें एलर्जी है तो फिर
डिसेंसिटाइज करके पेनिसिलिन जी ही दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन टेराटोजेनिक होता है, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। एक बात ये भी कि बेंजाथिन पेनिसिलिन जी लॉन्ग एक्टिंग तो था, लेकिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। इस वजह से न्यूरोसिफिलिस के मामलों में एक्वस पेनिसिलिन जी या क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी दिया जाता है। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस के मामलों में देखने वाली बात होती है बेबी को ट्रीटमेंट देना है, लेकिन यह बात जानना जरूरी है क्या मदर ने सिफिलिस का ट्रीटमेंट पहले ले रखा है। अगर मदर ने नहीं लिया तो फिर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस के मामले अगर बेबी को हुए हैं तो फिर ज्यादा ड्रग देने की जरूरत होती है। तो अगर मदर ने पहले ट्रीटमेंट ले रखा है तो फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन जी का एक सिंगल डोज ही देकर के पर्याप्त रहता है। अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान लगातार ट्रीटमेंट लेती रही हैं तो बेबी में रिस्क कम होता है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस होने के जो चांसेस होते हैं या उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम ही होंगे, तो सिंगल डोज बेंजाथिन पेनिसिलिन जी का देते हैं। लेकिन अगर मदर ने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो फिर हमें ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां तक एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को लेना होगा, जिसके कारण एक्वस पेनिसिलिन जी देना होगा, जो 10 to 14 डेज तक देना होता है। अब सवाल यह है कि इस सवाल में हमसे पूछा गया कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में कौन सा देना होता है। ऑप्शन ये सब नहीं दिया हुआ है, तो सिंगल ऑप्शन के तौर पर बात पूछा जाए कॉन्जेनाइटल सिफिलिस के मामलों में सिंगल बेस्ट ऑप्शन होता है एक्वस पेनिसिलिन जी देना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम सेफेलोस्पोरिन के लेवल पर बात करेंगे अगले लेक्चर में।